वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 सेट 3 कोड 6543 को पढ़ने वाले हैं। सेट 2 और जो सेट 1 है वो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहां सेट 3 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपका सेट 1 से डिफरेंट है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर देख सकते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ ए इज अ 3x4 मैट्रिक्स, यानी कि हमें ए एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका की जो ऑर्डर है वो है 3x4 एंड बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट, बी जो एक मैट्रिक्स है वो किस तरह से है कि ए ट्रांसपोज बी एंड ए बी ट्रांसपोज आर बोथ डिफाइंड। वो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज बी एंड ए बी ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का हमें ऑर्डर बताना है। आप यहां पर समझें कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड कब होता है, कब उनके प्रोडक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि वो डिफाइंड है। आप मान लो कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और b एक मैट्रिक्स है p क्रॉस q की। अगर मुझे निकालना है ए बी, तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स यदि दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन हो सकता है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के यदि इक्वल होते हैं तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल हो सकता है। और अब आप यहां पर देखिए वो कह रहा है ए ट्रांसपोज बी और ए बी ट्रांसपोज दोनों पॉसिबल है। और एक और बात, यदि ए का ऑर्डर ये है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर केवल इसका रिवर्स हो जाएगा, एम क्रॉस एन, तो यहां पे एन क्रॉस एम हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अपनी पोजीशन बदल लेंगे तो एन क्रॉस एम हो जाएगा। और यदि मैं कहता हूं कि ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3x4 से ये हो जाएगा 4x3। वो कह रहा ए ट्रांसपोज बी पॉसिबल है। अब ए ट्रांसपोज बी कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। यानी बी में रोज कितनी है ये तो हमें पता चल गया, कॉलम्स के बारे में हम उसको बी मान लेते। थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया कि बी के अंदर आपका नंबर ऑफ कॉलम्स बी है, स्मॉल बी। अब इस कंडीशन से तो हमने रोज पता लगा ली इसकी, अब इससे हम इसकी कॉलम्स का पता लगाएंगे। तो जरा देखिए ए का ऑर्डर कितना है, वो है 3x4 और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी इंटू में 3 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि ए बी ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। अब ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड कब होगा, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, यानी कि जो बी है वो 4 होगा, 4 के इक्वल होगा, देन ए बी ट्रांसपोज विल बी डिफाइंड। तो यहां से बी की वैल्यू भी हमें पता लग गई। तो यहां से आपको ऑर्डर ऑफ बी क्या पता चल गया है, ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास आ गया 3x बी यानी 3x4। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है वो हमारे पास 3x4 यहां पे आ रहा है। अब आप यहां पे समझें कि इन दोनों ही कंडीशंस को आपको यूज करना था। केवल एक कंडीशन अगर आपके माइंड में रहेगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, और उसे यूज करके ही हमने ए का ऑर्डर बता दिया, सॉरी बी का ऑर्डर बता दिया है। क्वेश्चन 2 हमसे क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 and k, 4 is 35 square units, then the value of k।
हमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखे हैं? दिस इज क्वेश्चन 2। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जो हैं वो हमारे पास क्या है? वो है 2, -6 एंड 5, 4 एंड K, 4। ये हमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं। लेट्स से हम इन्हें नाम दे देते हैं ABC। अब यूजिंग डिटर्मिनेंट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 और यहां पे आप 2, -6 पहले वर्टिसेस, 5, 4 दूसरे वर्टिसेस, K, 4 1 1 1 और यहां पे ये मिल गया आपको इसका एरिया। अब वो जो एरिया है वो आपको दे रखा है। एक देखिए यहां पर एक की पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि जो गिवन एरिया है, गिवन जो एरिया है उसको आपको प्लस माइनस लेना है और इस एरिया के इक्वल रख देना है। 1/2 डिटर्मिनेंट 2, -6 1 5 4 1 K 4 1। इस तरीके से आपको जो गिवन एरिया है उसको प्लस माइनस लेना है या फिर आप यहां पे मॉड्यूलस लेंगे और फिर मॉड्यूलस को हटाएंगे तो यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा। दोनों में से कोई एक काम यहां पे आप करेंगे। अब एक 2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसको कर देते हैं हम एक्सपेंड। पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 4 -4, यहां माइनस फॉर्मूले से और ये माइनस के 6 को रखेंगे तो प्लस का 6 हो गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 -K और प्लस में 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 20 -4K और इधर 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो प्लस माइनस 70 हो गया। ये तो बन गया 0 और यहां पे आ जाएगा 30 -6K प्लस 20 -4K इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब यहां पे तो हो गया आपका कितना? दिस इज 30 एंड 20 50 -10K इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। इतनी कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। अब यहां पर हमें K की वैल्यू निकालनी है तो एक बार तो हम प्लस का सिंबल ले लेंगे और एक बार हम माइनस का सिंबल ले लेंगे। तो यहां पे आ गया 50 -10K इज इक्वल टू 70 एंड 50 -10K इज इक्वल टू -70। एक बार प्लस का एक बार माइनस का और यहां पे इसको इधर ले आएंगे। माइनस का 10K इज इक्वल टू 70 -50। सो माइनस का 10K इज इक्वल टू 20। 10 से 2 टाइम्स माइनस इधर चला जाएगा, K की वैल्यू -2। इसको भी इधर ले आओ तो माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, सो दैट इज माइनस का 120। 10 से ये 12 टाइम्स कैंसिल हो गया तो K की वैल्यू आ गई 12। यानी K की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। और आप ऑप्शन को देखेंगे तो डी ऑप्शन के अंदर आपको 12 और -2 ये ही दोनों वैल्यूज दे रखी हैं। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। बस एक ही की पॉइंट माइंड में रखना है कि गिवन एरिया जो है उसके सामने प्लस माइनस या फिर आपको जो ये वाली वैल्यू है इसको मॉड्यूलस में लेकर के और फिर यहां पे जो ये एरिया है इसको मॉड्यूलस में लेकर के 35 लिखना है। जब यहां से मॉड्यूलस हटाएंगे आप तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस 35। तो यहां पे इस तरह से 35 प्लस माइनस आता है जो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 देखिए, हमारे पास क्या है? एक फंक्शन दे रखा है। इफ fx इज इक्वल टू में 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 साइन x का मॉड्यूलस प्लस में 6, देन द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें RHD निकालना है। अब जो RHD है राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या होता है? वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx और अगर आप उसे डिफाइंड करेंगे तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये होता है हमारा आर एच डी। अब यहां पर आप ध्यान से समझें कि एक्चुअली में हमारा जो फंक्शन है वो जीरो पॉजिटिव है, क्योंकि हमें जीरो पर निकालना है। ए तो जनरल पॉइंट है, ए के प्लेस पर यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट जीरो पर निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, जरा देखिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इन जनरल लिख देते हैं पहले हम, फिर उसको पर्टिकुलर लिखते हैं। तो हमें यहां पर इस पर निकालना है जीरो पर, तो आर एच डी क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ये तो जनरल फॉर्मूला है, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, वो हमारे पास जीरो है। तो यहां पुट कर देंगे एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपॉन में यहां पर एच है, ये है जनरल फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो यहां पर एक्स की वैल्यू वो गिवन होगी, जैसे यहां पर जीरो दे रखा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो यहां पर जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच हम अलग से निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, जहां पर भी फंक्शन में एक्स है वहां पर जीरो प्लस एच रख दो। तो जरा देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, टू ऑफ जीरो प्लस एच का मॉड्यूलस, एंड यहां पे 3 साइन ऑफ जीरो प्लस एच, एंड यहां पे प्लस का 6। तो ये आ गया 2 मॉड्यूलस ऑफ एच प्लस 3 साइन मॉड्यूलस ऑफ एच प्लस 6। और अगर आप एफ जीरो निकालोगे तो यहां पे रख दो 2 इंटू में मॉड्यूलस ऑफ जीरो प्लस 3 इंटू में साइन जीरो प्लस में 6। तो ये आ गया जीरो और साइन जीरो भी जीरो हो जाता है, एफ जीरो 6 हो गया। अब देखो आप इन्हें डायरेक्टली भी यहां पर लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अलग से निकालें, बट ऑल तो कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है, दैट्स वाई हमने अलग से निकाल दिया। यहां रखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच आया है 2 मॉड्यूलस ऑफ एच प्लस 3 साइन एच प्लस में 6 अपॉन में आपका ये माइनस का 6 यहां पे एंड अपॉन में एच। अब जरा देखिए एच क्योंकि जीरो की तरफ टेंड कर रहा है मतलब पॉजिटिव है, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 ऑफ एच प्लस यहां पे 3 साइन एच अपॉन में एच, और ये तो आपका कैंसिल हो गया, और यहां पे एच को मैंने दोनों के अपॉन में लिख दिया। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पे 2 आ गया प्लस 3 साइन एच बाई एच, लिमिट को दोनों के साथ लगाया जा सकता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 प्लस 3 को बाहर लिख लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच, ये तो फॉर्मूला होता है 1 के इक्वल हो गया, ये 2 प्लस 3 इंटू 1 ये आ गया 5। यानी जो आर एच डी की वैल्यू है वो हमारे पास यहां पे 5 आपका आ गई है। केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड आप आर एच डी को निकाल पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 10 देखिए, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए और बी, मुझे दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इनके बीच में साइन ऑफ द एंगल निकालना है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहता हूं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो मुझे यहां पर वैल्यू निकालनी है किसकी, उस एंगल की साइन वैल्यू की, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू मुझे बतानी है। एंड हम ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में कॉस आता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपका क्या आता है, साइन आता है। अगर मैं कहता हूं कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी आपका इक्वल होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा डॉट एन कैप इंटू एन कैप यहां पे।
अब दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लें, तो यहां तो पहले से मॉड्यूलस है, एंड यहां पे आ जाएगा आपका साइन थीटा एन कैप का मॉड्यूलस। अब देखिए एन कैप का जो मॉड्यूलस है वो तो 1 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां से मुझे साइन थीटा निकालना है, और ये वाली वैल्यू रखने से मुझे साइन थीटा मिल जाएगा। या फिर यहां पे कह सकते हो कि बेसिक एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां से अब ए क्रॉस बी चाहिए मुझे, ए वेक्टर का मॉड्यूलस चाहिए एंड बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो जरा मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल देता हूं। वो है आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर के आई जे और के कॉफिशिएंट। तो यहां पे आ जाएगा 3 1 2 1 1 2। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे आ जाएगा आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे 2 -2 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 -2 एंड प्लस का के, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 -1, यहां पे आ गया 0 एंड यहां पे आ जाएगा माइनस का 4 जे कैप प्लस का 2 के कैप। दिस इज अवर ए क्रॉस बी। मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो ए क्रॉस बी का जो मॉड्यूलस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √20। एंड मुझे चाहिए ए वेक्टर का मॉड्यूलस, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, जरा देखिए 3 का स्क्वायर 9, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √14। और बी वेक्टर का मॉड्यूलस अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका √6। और यहां पे वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू में, ये कितना आया है √20, और ये वाली वैल्यूज आई है √14, √6। अब क्या मैं इन तीनों पे एक ही बार रूट लगा सकता हूं, सभी पे रूट है तो एक ही बार रूट लगा सकते हो। ये आ गया 20, 14 इंटू 6 कैंसिल कर लो, यहां 2 से 10 टाइम, 2 से 7, 2 से 5, 2 से 3, तो यहां पे आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू में √5/21। तो यहां पे ये हमारे पास साइन ऑफ द एंगल की जो वैल्यू है वो आ रही है √5/21, यानी कि ऑप्शन ए को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 16 देखिए, द पॉइंट x, y, 0 on the xy plane divides the line segment joining the points 1 to 3 and 3 to 1 in the ratio। हमें ये बताना है कि एक पॉइंट है x, y, 0 ऑन द xy प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है 1 2 3 एंड 3 2 1 इनको ज्वाइन कर रही है, और यहां पे कहीं पॉइंट है दैट इज x, y, 0। हमें ये बताना है कि ये इनको किस रेशो में एंड एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट इनको m/n में डिवाइड करता है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? देखिए जरा कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं मान लेता हूं ये x1, y1 एंड z1 पॉइंट है आपके, और ये पॉइंट है x2, y2 एंड z2, और ये पॉइंट हमारा सम आप कह दो कि c है जो इसको m/n में डिवाइड करता है। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, m की मल्टीप्लाई इससे करेंगे mx2 प्लस
एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू अपॉन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एन जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन में एम प्लस एन। इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, और अगर एक्सटर्नल होता है तो यहां माइनस साइन आ जाते हैं। अभी हमें नहीं पता तो हम मान लेते कि इंटरनल डिवीजन है, बाद में केस रिवर्स हो जाएगा अपने आप से। तो मैं ना केवल यहां पे इसका जेड कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू मुझे पता है। तो आप इसका जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में देखिए जरा, m की मल्टीप्लाई इसके साथ m इंटू में 1, n की मल्टीप्लाई 3 के साथ और अपॉन में m प्लस n, यहां पे आ गया m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n। तो आप ध्यान से देखें तो z कोऑर्डिनेट ये हमने निकाला, z कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 0, दोनों आपस में इक्वल होंगे। m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n इज इक्वल टू 0, इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा। m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस का 3n, n डिवाइड में आ जाएगा तो m अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 1। अब आप बोले सर माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आने का मतलब है कि डिवीजन एक्सटर्नल है, और अगर m रेशो n पॉजिटिव आता तो मतलब वो इंटरनल डिवीजन है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो आपका डिवीजन होता इंटरनल, और अगर ये माइनस आ रहा है मतलब डिवीजन एक्सटर्नल है। और रेशो क्या रहेगा, रेशो यही रह जाएगा, तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:1 एक्सटर्नली। आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और रेशो आ रहा है 3:1 एक्सटर्नली, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे, दैट इज ऑप्शन डी आपको ये दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। हमारे पास कोई दो इवेंट है ई एंड एफ जो इंडिपेंडेंट है एंड कुछ वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब देखिए पहली बात तो आप यही समझें कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हो तो हमारा जो P ऑफ E इंटरसेक्शन F है वो इक्वल होता है PE इंटू PF के। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। एंड वैल्यू क्या दे रखी है कि PE की जो वैल्यू है वो 0.3 है एंड P ऑफ E यूनियन F जो है वो हमारे पास क्या है 0.5 है। तो सबसे पहले तो ना हम इसमें क्या है PF निकाल लेते हैं। आप बोले सर क्यों निकालेंगे, वो अभी आपको क्लियर होगा जब हम कंडीशन बनाएंगे। तो पहले तो ना हम PF निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि P ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू में PE प्लस PF माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब इस E इंटरसेक्शन F को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस PE इंटू PF, और यहां पे है आपका PE यूनियन F। इसकी वैल्यू मुझे 0.5 दे रखी है, इसकी वैल्यू 0.3 दे रखी है, और यहां से मैं P ऑफ F कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 1 माइनस यहां बच गया PE यानी कि 0.3। इसको इधर ले आओ, यहां पे P ऑफ F आ गया, ये बच गया 0.7, इधर ले आएंगे PF इज इक्वल टू में ये बचा 0.2 अपॉन में 0.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 2/7, पॉइंट से पॉइंट वैसे कैंसिल नहीं हुआ है, इस पॉइंट को हटाएंगे यहां पे 10, इस पॉइंट को हटाएंगे यहां पे 10, वो कैंसिल हो जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे कि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, PE/F माइनस PF/E की। ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, जरा देखिए। बाय द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE/F को मैं क्या लिख सकता हूं, उसे लिख सकता हूं PE इंटरसेक्शन F
अपॉन में नीचे क्या है पी एफ। इसको क्या लिख सकता हूं, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई। अब ई और एफ जो है वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को आप लिख सकते हो पी ई इंटू में पी एफ, और नीचे क्या है पी एफ है। इसको क्या लिख सकते हैं, पी एफ इंटू में पी ई, और नीचे क्या है आपका, वो है पीई। पीई से पीई, पी एफ से पी एफ, यानी कि यहां पे बच गया पीई माइनस का पी एफ। पीई की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.3। पी जो एफ है उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, पी ऑफ एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, दैट इज 2/7। इसको लिख सकते हैं 3/10 माइनस 2/7। अब बस इसे केवल सॉल्व करना है, तो यहां पे इसका एलसीएम आ गया 70, 10 से 7 टाइम 21, 7 से 10 टाइम 20, यानी कि 1/70। तो इस वाली टर्म जो कैलकुलेट हमें करनी थी उसकी वैल्यू 1/70 आ रही है। एक ही टास्क था, थोड़ा सा चैलेंजिंग कह सकते हो, पी एफ को निकालना, फिर तो केवल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, एंड ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 देखिए, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। जो एक्स वाई है वो ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई हमें दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल है किसके, y इंटू में x माइनस वन अपॉन में x इंटू में y प्लस वन, इसके इक्वल हमारा ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। तो हमें फर्स्ट इसको मैं नाम दे देता हूं, जो गिवन इक्वेशन है इसको 1 बोल दिया। इसमें हम दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या बन जाएगा जरा देखिए, ये बन जाएगा log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ई ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखिए log जो है वो e को कैंसिल कर देगा, तो यहां तो बच गया x माइनस वाई, एंड हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m n जो है वो इक्वल होता है log m प्लस log n के। तो यहां पे हो गया log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू में x माइनस वाई। नाउ अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का हो गया 1 अपॉन एक्स, log y का हो गया 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, x का 1 और y का dy बाई डी एक्स। अब आप इसमें क्या करोगे कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ, एंड फिर हम इसे यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो यही आने वाली है। जरा चेक करें कैसे, इसको इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर आकर के ये माइनस का हो गया 1 माइनस एक्स। दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे 1 अपॉन वाई प्लस में 1, और यहां पे x एलसीएम आ गया x माइनस 1 अपॉन में x। यहां पर भी एलसीएम ले लो, dy बाई डी एक्स वाई, और यहां पे आ गया y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x। ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, अपॉन में x इंटू में y प्लस 1। जरा चेक करो, y इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू वाई प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था और यही वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। तो केवल आपको क्या करना है, दोनों तरफ लॉगरिथम लेना है, डिफरेंशिएट करना है, और dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी टर्म्स को एक तरफ, और फिर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y square is equal to 8x for which the abscissa and ordinate change at the same rate। हमारे पास क्या है, एक कर्व है, द गिवन कर्व इज
मैं लिखता हूं, वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 8x। अब यहां पे इस कर्व पे हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर एब्सिसा यानी कि x वाली वैल्यू, ऑर्डिनेट y वाली वैल्यू दोनों सेम रेट पे चेंज हो, मतलब दोनों का रेट ऑफ चेंज क्या हो, सेम हो। जैसे मैं कह रहा हूं ना dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है कि y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे ही दोनों का रेट ऑफ चेंज क्या हो, इक्वल हो, ऐसी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पे गिवन क्या है, मैं आपसे कह दूं, गिवन है कि दोनों का रेट ऑफ चेंज यानी x का रेट ऑफ चेंज जो है वो y के रेट ऑफ चेंज के इक्वल हो। dx ओवर dt जो है वो dy बाई dt के इक्वल रहेगा, ऐसी कंडीशन में पॉइंट बताना है। तो यहां पे फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू में dx बाई डी टी। ये हो गया। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई dy बाई डी टी, dx बाई डी टी के प्लेस पर मैं dy बाई डी टी लिख सकता हूं, दोनों सेम हो गए तो कैंसिल, 2 से 4 टाइम, यानी y की जो वैल्यू है वो 4 आ गई। अब y की वैल्यू 4 आप फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, तो यहां पे रख दिया 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 8x, 8 से 2 टाइम, x इज इक्वल टू 2। सो द पॉइंट इज, वो है 2,4। यही तो हमें निकालना था, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना था इस कर्व पर जहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सेम रेट से चेंज हो रहे हैं, मतलब dx ओवर dt dy बाई dt के इक्वल दे रखा था, वही कंडीशन यूज करी है एंड हमने पॉइंट की वैल्यू यहां पर निकाल दी है जो 2,4 हमें यहां पर मिल रहा है। इसके बाद सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दे रखा है 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। आप बोलेंगे सर कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले तो हम जनरली ट्राई करते हैं कि क्या सिंपल तरीके से कुछ हो सकता है, कोई फॉर्मूला बन रहा हो, नहीं बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर सकते हैं, बाई पार्ट्स यहां पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नीचे टर्म्स दे रखी है, कुछ और ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम मान लेते हैं लेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर प्लस, अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में इस तरह से लिखोगे आप bx प्लस सी, ऊपर एक लीनियर टर्म लिखोगे आप, तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसी टर्म से, मल्टीप्लाइंग बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से, तो यहां मल्टीप्लाई में आके वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहां तो बचा केवल 2। अब जरा थोड़ा देखिए, ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में आ रही है, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और a के मल्टीप्लाई में बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में आ रही है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है, और यहां पे बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू में आपका 1 माइनस एक्स। अब जरा हम कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं, a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी माइनस सी एक्स। यहां एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी, यहां x कॉमन ले लेंगे तो b माइनस सी, और यहां पे है आपका a प्लस सी। नाउ दोनों तरफ कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, सॉरी एक्स स्क्वायर तो इधर है ही नहीं तो 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, और a प्लस सी जो है वो 2 के इक्वल आ गई। सिंपल। यहां से जो a है वो b के इक्वल आ गया, जो b है वो c के इक्वल आ गया। दोनों से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो a और c है वो इक्वल होंगे, क्योंकि a जो है वो b के इक्वल है, b जो है वो c के इक्वल है, तो a और c आपस में इक्वल हो गए। यानी कि मैं यहां पर c के प्लेस पर a रख सकता हूं, तो 2a जो है वो आ गया 2, यानी a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 है तो b की भी वैल्यू 1 हो गई, c की भी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि आपस में तीनों इक्वल है। तो a b और c की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई है। बस a और b और c की वैल्यू निकालना यहां पे थोड़ा सा काम रहता है। तो a b की c की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। तो जो टर्म है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल बन गई? a अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस b और c के प्लेस पर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये टर्म तो देखो ये है, नाउ इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो i जो है वो किसके इक्वल बन गया? वो बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, देखिए x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये फॉर्म ऐसी बन गई है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अभी ना देखो, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा लेकिन इसका अभी भी नहीं हो पाएगा, तो यहां पे अलग अलग करते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx, एंड यहां पे इसको लिख देते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एंड यहां पे प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जरा चेक करिए कैसे, ये तो सीधा फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो लीनियर टर्म इसका क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स लॉग में, ऊपर हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, दैट इज माइनस का 1 बाई 2। डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये टर्म लॉग में आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड यहां पे आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस में c, दैट इज अवर i। तो जो i है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस का log 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स x प्लस में c। ये जो i की वैल्यू है वो हमारे पास यहां पे आ गई है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का हमने यूज किया है, एबीसी की वैल्यू निकाली, और यहां पर हमें आई की जो वैल्यू है वो सॉल्व करके मिल गई है। अगर आप चाहें तो यहां प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे यहां भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन 27 का ए पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन करना है हमें x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx का। यहां इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? हम ऊपर वाली टर्म में देखिए, यहां कुछ सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं हो सकता है, हमें यहां थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट कुछ हो सकता है। मैं ऊपर से ना इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं, तो यहां 1/3 से 1 एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो उसकी पावर 1/3 हो जाएगी, और अंदर देखिए क्या हो जाएगा, जब यहां से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब समझे, कॉमन लेने का मतलब ये है
जैसे आप यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर से आप कोई भी टर्म कॉमन ले रहे हो, मतलब उस टर्म से अंदर वाली हर टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो। यहां से x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, तो यहां पे बच जाएगा आपका x और यहां पे बच जाएगा 1। तो यही हमने किया है, एक्स क्यूब कॉमन लेने का मतलब है अंदर वाली हर टर्म को उससे डिवाइड कर रहे हैं। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बच गया यहां पे x, तो ये तो बन गया x और यहां पे बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 1/3 से 1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब dx। अब हम यहां पर कुछ सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं। मैं इस टर्म को सब्सटीट्यूट करता हूं, पुट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस टू आगे आएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन हो गया -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। इस -2 को इधर ले जाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू में माइनस का 1/2 dt। अब क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। अब लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, जब x 1/3 है तो t की क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर माइनस 1, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। और जब x आपका 1 है तो t क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो क्या बन गई लिमिट्स, लिमिट्स बन गई हमारे पास 8 to 0 और 1 अपॉन एक्स क्यूब dx आपका हो गया माइनस का 1/2 dt और ये इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर है 1/3, तो t की पावर 1/3। यहां पे -1/2 को आप आगे ले सकते हैं, t की पावर 1/3 dt और यहां पे 8 to 0। आप चाहें तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं a to b fx dx जो है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ b to a fx dx के, यानी कि अगर आप लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस साइन से आप लिमिट को चेंज कर सकते हैं और यहां पे बन जाएगा 1/2 0 to 8 t की पावर 1/3 dt। ये सिंपल हो गया, ये हमने प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर ली। अब आप ध्यान से देखें तो t की पावर 1/3 का क्या होगा, t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 और 0 to 8 एंड यहां पे है 1/2। अब ये हो गया t की पावर 4/3 एंड यहां पर भी 4/3, 0 to 8, ये 3 तो ऊपर चला गया और 4 नीचे मल्टीप्लाई में एंड यहां पे 8 की पावर 4/3 माइनस 0। अब इसको और सॉल्व करना है, 8 की पावर 4/3, 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4/3। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की पावर 4 होता है 16, सो 8 से 2 टाइम 6, यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू 6 आई। आप बोले सर क्वाइट टिपिकल था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। पहले हमने यहां से एक्स क्यूब को कॉमन लिया है, आफ्टर दैट फिर हमने यहां पर इस वाली टर्म को पुट कर दिया, लिमिट्स चेंज करी। आप अगर ये नेगेटिव साइन नहीं यूज करके लिमिट चेंज नहीं करना चाहते तो भी आंसर सेम आएगा, बट हमने केवल इस नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया है और वैल्यू हमारे पास यहां पे 6 आ गई है। नाउ क्वेश्चन 27 का बी पार्ट देखिए, जो इंटीग्रेशन से है। हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि आपको मॉड्यूलस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना हो,
तब उस केस में आप क्या करेंगे, पहले मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं, पहले अंदर वाले पार्ट को 0 के इक्वल रखो, यानी ये एक्स की वैल्यू 0 आ गई यहां पर। अब जब अंदर से मैं कहता हूं कि व्हेन एक्स इज लेस देन 0, मतलब इस पॉइंट से कम वैल्यू रखोगे, तो 0 से कम वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी अंदर। और मॉड्यूलस का काम क्या होता है, अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो जब वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम यहां पर माइनस लगा देंगे और अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देगा। और जब अंदर से आ ही वैल्यू पॉजिटिव रही है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर इस बात को आप अल्टरनेटिवली ऐसे समझ सकते हैं कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, एंड अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा आपका। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं इस फंक्शन को ब्रेक करने वाला हूं। ये फंक्शन को ब्रेक करना आपको हेल्प करेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी और इंटीग्रेशन में भी। आप इन दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखो, तो यहां से एक वैल्यू तो आ गई x की 1 और दूसरे को 0 के इक्वल रखोगे तो एक वैल्यू x की आ गई 2। अब पहले छोटी वाली वैल्यू ले लो, जो भी और दो वैल्यूज या 3 आ रही हैं उनमें सबसे छोटे वाली, यानी x इज लेस देन 1। जब आपका x लेस देन 1 है, यानी लेस देन 1 होगा, मतलब 0.9 रख लो, तो 0.9 माइनस 1 ये माइनस का 0.1 हो गया। यानी अंदर से कैसी वैल्यू आ रही है, अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, एंड यहां से भी नेगेटिव आएगी तो माइनस का x माइनस 2। और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बिकम माइनस का 2x प्लस 3। अब आपको इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू लेनी है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब 1 से बड़ी जब कोई वैल्यू यहां रखोगे, मान लो 1.1 रख रहे हो, तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी ये तो प्लस में ब्रेक हो जाएगा। और जब यहां 2 से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव होगा, ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा। यानी अब माइनस को अंदर ले जाइए, ये माइनस एक्स प्लस का 2, यानी ये आ गया 1। यानी फंक्शन की वैल्यू जब x 1 से 2 है तो आपका 1 होगा, और आगे x 2 से बड़ा या उसके बराबर, तो देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहां पे तो आ जाएगा पॉजिटिव और ये भी आ गया पॉजिटिव, यानी 2x माइनस 3। तो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि पहले छोटी वैल्यू उससे लेस के लिए चेक करेंगे, फिर जो वैल्यू है उससे बड़ी और उसके बीच में, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 उसके लिए चेक करेंगे। तो ये हमारे पास यहां पे फंक्शन आ गया। अब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे। अब हम लिमिट को ब्रेक करने वाले हैं, एंड एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। क्या, देखिए जरा, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, जो आपकी यहां पर लिखता हूं मैं 1 से, ओके, यहां पे लिमिट्स क्या दे रखी हैं, लिमिट्स आर 1 2 3। 1 से 3 लिमिट है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 से 2 और 2 से 3। अब देखिए जरा, क्योंकि हम यहां प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि a टू b fx dx को हम लिख सकते हैं a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, जब आपका जो ये c है वो a और b के बीच में लाई करता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 आपका बीच में लाई करता है 1 और 3 के, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें, तो जब 1 से 2 है
1 और 2 के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है आपका, 1 और 2 के बीच में फंक्शन है 1, यानी यहां पे आ जाएगा 1 dx। और जब 2 से 3 मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा फंक्शन क्या है हमारे पास, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन है 2x माइनस 3, यानी आप यहां पे रख दोगे फंक्शन 2x माइनस 3, यानी जो मॉड्यूलस का काम था वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब तो केवल इजी टाइप का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा एंड उसको ही इंटीग्रेट करना है। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट पुट कर देंगे, एंड इसका क्या 2x, 2 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट पुट कर दो 2 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया 2 माइनस 1 प्लस यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस यहां 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6, तो यहां पे देखिए 1, ये हो गया 0 माइनस का 2, अब ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस से, यानी इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितना आ रहा है, ये यहां पर 3 आपका आ रहा है, यानी जो ये 27 का बी पार्ट है इसका आंसर यहां पे 3 हो जाएगा। आपको यही माइंड में रखना है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है पहले उस मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना है, आफ्टर दैट फिर लिमिट को ब्रेक कर लेना है इस प्रॉपर्टी को यूज करके, और फिर इजी टाइप का इंटीग्रेशन आपको करना होगा। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं। तो हम इसे मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे, फिजिबल रीजन बनाएंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स चेक करेंगे एंड कॉर्नर पॉइंट्स पर जिस भी कॉर्नर पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का। तो ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वलिटी का। तो हमेशा इक्वेशन आपको लेनी है ग्राफ बनाने के लिए। देखिए अब इसके कोई भी 2 सॉल्यूशन आपको चाहिए होंगे, तो सिंपल है कि आप एक बार x को 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और जब y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलर तरीके से दूसरे वाले का बनाते हैं, ग्राफ ऑफ 5x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। x को 0 रखेंगे तो y 5, y को 0 रखेंगे तो x 2 आ गया। तो अब इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं इनका ग्राफ बनाने के लिए, तो यहां पर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। आप देखिए नेगेटिव एक्सिस को बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं जा रही है, यहां पर वैल्यूज पॉजिटिव ही है, तो आप इसे बना सकते हो -1 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है 0,3 यानी x0 और y3। x0 कहां होता है y एक्सिस पर, तो ये वाला पॉइंट, x5 y0 यहां पर, दोनों को मैप कर दीजिए, ये हो गया। तो ये बन गई पहली लाइन, दैट इज 3x प्लस 5y इज लेस देन सॉरी इज इक्वल टू 15। x0 y5 यहां पर, 2,0 यहां पर, तो दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया। अब यहां पे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फिजिबल रीजन चेक करेंगे। अब फिजिबल रीजन में रखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए,
तो सबसे आसान पड़ता है ओरिजिन को रखना। तो आप ना इस इनइक्वलिटी को ले लो, 3x प्लस 5y और लेस देन इक्वल टू 15, इज इक्वल टू वाला सिंबल छोड़ दो, जो ग्रेटर देन या लेस देन वाला सिंबल है वो ले लो और ओरिजिन को इसके अंदर पुट कर दो। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 15, 0 इज लेस देन 15। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली जो 0 है वो 15 से छोटा होता है, सही बात है। यानी इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी नीचे वाले हाफ रीजन में। सेम दूसरे वाले के साथ करेंगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 10, ये भी सही बात है, यानी इसका भी फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। और अगर बात गलत निकलती है यहां से तो ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा फिजिबल रीजन। और x, y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखें तो यहां पर ये फिजिबल रीजन बन रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन। इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आप देखें तो यहां जो फिजिबल रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट सभी हैं, बस एक नहीं, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो ये हमें निकालना होगा। जिन दो लाइंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपको वहां से सॉल्व करके मिलेगा, उन दोनों को ही सॉल्व करना है। तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। इसको 3 से कर दिया, 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। माइनस 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 यहां पे कैंसिल हो गया और 25 माइनस 6 इज 19y और ये आ गया आपका 45, y इज इक्वल टू 45 बाई 19, ये हो गया। अब y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दें, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हम इसमें रख देते हैं 3x, 5y को इधर ले आएंगे, 15 माइनस 5 इंटू 45 बाई 19, एलसीएम आ गया 19, 19 की मल्टीप्लाई होगी 15 से, $285 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहां पे आ गया ये 5 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 2 60 और यहां पे है 3x, 3 को इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 19 और 3 डिवाइड में ये हो गया 20, दैट इज 20 बाई 19, यानी x की वैल्यू भी हमें मिल गई और y की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो जो कॉर्नर पॉइंट है वो कितना आ गया, कॉर्नर पॉइंट x की वैल्यू है 20 बाई 19 और y की वैल्यू है 45 बाई 19। तो वैल्यू जो है वो कैसी भी आ सकती है, ये फ्रैक्शन में आई है, डेफिनेटली हो सकती है। तो अब इसके बाद हमें z की वैल्यू निकालनी होगी सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर। z एट 0 0 रखते हैं यहां पर, तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। z एट ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है 2,0, ये वाला है 0,3, तो 2,0 पर निकालते हैं। 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इज 10, z एट 20 बाई 19, 45 बाई 19 रखते हैं वैल्यू। 5 इंटू 20 बाई 19 प्लस 3 इंटू 45 बाई 19। अब देखिए एलसीएम तो 19 ही आ जाएगा, ये हो गया 100, 3 5 15, 135 यानी कि ये हो जाएगा 235 बाई 19। इसके बाद z एट 0,3 पर हम निकालेंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, यहां 9 है, यहां 10 है, और जब आप इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ऑब्वियसली 19 10 190 होगा, यानी इससे तो ये बड़ी ही वैल्यू है, और इनफैक्ट ये 11 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, मैक्सिमम यहां पर है। तो आप कहेंगे z इज मैक्सिमम एट, z जो है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, 20 बाई 19, 45 बाई 19, इस पॉइंट पर जो z है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है।
तो यहां इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है। आप थोड़ा सा क्विक रिकैप करें तो हमने पहले लाइंस का ग्राफ बनाया है, आफ्टर दैट उनका फिजिबल रीजन चेक किया, कॉर्नर पॉइंट्स चेक करे, जो थे वो ठीक, जो नहीं था वो फाइंड आउट करा और सभी कॉर्नर पॉइंट्स को Z के अंदर रख दिया। वहां से जिस पर भी वो मैक्सिमम आ रहा है वही आपका वो पॉइंट हो जाएगा जिसको जो Z है जिस पर वो मैक्सिमम है। नाउ क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, -1, 5 इन द लाइन। इस लाइन में इस पॉइंट की इमेज हमें निकालनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए कि मान लो ये वो लाइन है, ये लाइन ए बी है और यहां पर एक पॉइंट है दैट इज 2, -1, 5। इसकी मुझे क्या है, इमेज निकालनी है। अब इमेज मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप मान लो ये शीशा है, इसके सामने खड़े हैं तो आपकी इमेज शीशे में दिखाई देगी। तो इस लाइन को, लाइन के अलोंग इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब यहां पर इसकी इमेज सम मान लो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि वो आपकी क्या बन रही है, लेट्स से वो ए बी और सी आ रही है। अब जितनी यहां से जितनी दूरी पर ये पॉइंट है, लेट्स से सम पी, ये क्यू, इतनी ही दूरी पर इसकी पी डैश इमेज बनेगी। आई रिपीट माई वर्ड्स कि यहां क्यू से जितनी दूरी पर ये पी पॉइंट है उतनी ही दूरी पर इसकी इमेज बनेगी। अब अगर मैं ये क्यू पॉइंट निकाल लूं तो मैं फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ये एबीसी बता सकता हूं और मुझे इमेज मिल जाएगी। अब ये क्यू क्या है, मुझे इस क्यू में इंटरेस्ट है भाई, तो ये क्यू है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहां कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने आप में एक क्वेश्चन है। दूसरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो। उसके बाद परपेंडिकुलर की इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। फोर्थ वन आपसे वो इमेज पूछ लेगा और सबके लिए मैं अलग अलग नहीं, आपको एक ही तरीका बताने वाला हूं जिससे आप ये चारों क्वेश्चन कर पाएंगे। सेम मेथड, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो कैसे करेंगे शुरू, अब जरा देखिए। सबसे पहले तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमें हर केस में ही निकालना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपको इस लाइन को सम लैम्डा के इक्वल मान लेना है। जब इस वाले पार्ट को आप लैम्डा के इक्वल लेके आएंगे तो 10 मल्टीप्लाई में जाएगा 10 लैम्डा और ये -11 इधर जाकर के +11 बन जाएगा। जब इसको इसके इक्वल लेंगे -4 लैम्डा और 2 इधर जाकर के माइनस का, -11 लैम्डा -8। ये जो वैल्यू आई है एक्स वाई जेड की, ये इस लाइन ए बी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप कहोगे बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ये लाइन ए बी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये क्यू पॉइंट भी तो लाइन ए बी पर ही है। ऐसा मैं कह देता हूं कि लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये आपके क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम कह देते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates ऑफ Q। अब देखो ये Q के कोऑर्डिनेट्स बना दिए मैंने। अब जब ये Q के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं तो आप ये जानते हैं कि दो पॉइंट दे रखे हूं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो लाइन के drs होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये उस लाइन के drs होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज।
तो मैं पी क्यू के डीआरस निकाल सकता हूं। डीआरस ऑफ पी क्यू क्या हो जाएंगे, डीआरस ऑफ पी क्यू हो जाएंगे, देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को, 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 2, यानी ये हो गया 10 लैम्डा प्लस 9, माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, और माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो गया, माइनस 4 लैम्डा माइनस 1, एंड इसके बाद आ जाएगा माइनस 11 लैम्डा माइनस 13। ये मेरे पास पी क्यू के डीआरस आ गए। अब ये जो लाइन दे रखी है ए बी, डीआरस ऑफ ए बी क्या है, आप पूछें सर डीआरस ऑफ ए बी क्या है, तो क्वाइट सिंपल, इस लाइन में जो नीचे ये वैल्यूज लिखी हुई हैं यही क्या है, इस ए बी के डीआरस हैं। तो आप लिख सकते हो 10 माइनस 4 माइनस 11, इजी हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब जब दो लाइनें आपकी परपेंडिकुलर हो तो उनके डीआरस का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। तो आप कहेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है देयरफॉर 10 इंटू में 10 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 इंटू माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 11 इंटू माइनस 11 लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन का हम यूज करने वाले हैं किसके लिए, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। आप बोले सर लैम्डा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं मैं वो यहां पुट करूंगा, और ध्यान से देखो ये मैंने क्यू के कोऑर्डिनेट मान रखे हैं, और लैम्डा की वैल्यू पुट करते ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो यहां पे हो गया 100 लैम्डा प्लस 90, ये हो गया प्लस का 16 लैम्डा प्लस 4, एंड ये प्लस का 121 लैम्डा, और ये प्लस का 11 3 33, एंड 11 बन जाए 11 43 इज इक्वल टू 0। ये 100, ये 121 और 16 हो गया आपका 26, 27 37, और 100 ये हो गया 237 लैम्डा, और प्लस में ये है 94 एंड 143, 7 प्लस में 237 इज इक्वल टू 0। इधर ले आइए 237 लैम्डा माइनस का 237, ये डिवाइड में आएगा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो मेरे पास -1 आ गई। अब लैम्डा की जो वैल्यू आई है ना, इसको मैं यहां पुट करूंगा इसमें, तो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या आ जाएंगे, देखिए जरा पुट करते हैं, तो ये माइनस का 10 हो गया, ये आ गया 1, यहां पुट करोगे प्लस का 4, 4 माइनस 2 इज 2, यहां पुट करोगे प्लस का 11 माइनस 3, और यही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप सीख गए हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। परपेंडिकुलर मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। इक्वेशन पूछता है तो 2 पॉइंट फॉर्म वाले फॉर्मूले से आप क्या है इसकी इक्वेशन भी बता सकते हो। अब हमें तो इमेज निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू यहां लिख दो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैंने यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया। क्या होता है, a प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, b प्लस ऑफ -1 यानी b -1/2, c प्लस 5/2। अब आप ध्यान से देखें, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले निकाल लिए हैं और ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाले। अब कोऑर्डिनेट तो एक ही होंगे ना, पॉइंट एक है तो कोऑर्डिनेट भी एक ही होंगे। सो हम यहां पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे क्या लिख सकते हो कि a प्लस 2/2, b -1/2, c प्लस 5/2 जो है वो इक्वल होगा किसके, 1 2 3 के। अब दो कोऑर्डिनेट इक्वल हो तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के, z कोऑर्डिनेट है वो z कोऑर्डिनेट के।
इक्वल होगा। तो यहां से a+2/2 जो है वो इक्वल होगा 1 के, यानी यहां इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी a की वैल्यू 0। b-1/2 जो है वो 2 के इक्वल होगा, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ इसको भी, तो b की वैल्यू आ गई 5। c+5/2 जो है वो 3 के, यहां पे ले जाओ, c+5 इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 - 5 1। तो इमेज क्या आ गई है हमारे पास 0 5 1, ये मेरे पास क्या आ रही है, यहां पर इमेज आ रही है। तो आप समझे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हमारे लिए प्राइमरी एंड थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसमें ना कई तरीके आ जाते हैं, कई सारे तरीके इंट्रोड्यूस करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकाल लो, इक्वेशन ऐसे निकाल लो। तो ये बेस्ट तरीका है सब में कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, बाकी तो फिर सब इसी से हो जाता है, इमेज निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, एंड यही तरीका आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। इसी तरीके से लिखना है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जो इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी की वो पॉइंट वहां से होता है। नाउ इसका जो बी पार्ट है 32 का बी पार्ट, ये वर्टिसेस ऑफ बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी लाई ऑन द लाइन, ये हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सेट 1 में पढ़ चुके हैं, उन्हें आप सेट 1 वाली वीडियो में देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस कवर्ड हैं।